नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन, इसकी एक क्लास हम पहले देख चुके हैं। पहले वाले भाग में हमने हाइड्रोजन के बारे में जाना था, हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में जाना, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान, इसकी एल्कली मेटल और हैलोजन से समानता और असमानता के बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने पिछली क्लास में हाइड्रोजन के बनाने की विधियां और उसके कुछ रासायनिक और भौतिक गुणों के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि किस प्रकार से ये धातुओं से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से या हैलोजनों से ये अभिक्रिया करता है। इस वाली क्लास में हम जानेंगे कि यह इसकी और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कार्बनिक पदार्थों के साथ में या कार्बनिक यौगिकों के साथ में किस प्रकार से अभिक्रियाएं करता है। फिर हम जानेंगे इसके उपयोग के बारे में कि हाइड्रोजन के क्या क्या उपयोग हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे हाइड्राइड के बारे में, हाइड्राइड क्या होते हैं, हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और साथ ही इसका एक महत्वपूर्ण यौगिक जल जो हम सभी के बहुत काम आता है, उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। धातु आयन तथा धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। डाइहाइड्रोजन कुछ धातुओं को जलीय विलयन तथा उसके धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत धातुओं में अपचयित कर देती है। इस अभिक्रिया को आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें कि आखिर ये अभिक्रिया है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, हाइड्रोजन एक अपचायक के रूप में काम कर रहा है। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी हमने देखा था ये यौगिक फॉर्म बना रहा था। यहाँ देखें जैसे पैलेडियम 2+ में है, पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 और पैलेडियम 0 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पैलेडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब पैलेडियम का रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को निकालकर H+ में कन्वर्ट हो रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन के निकालने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन का H+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि मेटल यानी कि पैलेडियम का Pd2+ का पैलेडियम मेटल में रिडक्शन हो रहा है। तो ये कैसा काम करती है? यह एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं मेटल ऑक्साइड के लिए कि YH2 + MXOY ये कन्वर्ट हो रहा है XM + YH2O में। समझने की कोशिश करें, यहाँ जो मेटल का ऑक्साइड है, यहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ना कुछ अवश्य होगी, +2 +3 +4 कुछ अवश्य होगी, लेकिन वह किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी आप छोटी क्लासों में पढ़कर आए हैं कि जब कभी भी किसी भी यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ मेटल का ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो हाइड्रोजन मेटल्स का और मेटल ऑक्साइडों का रिडक्शन कर देती है। कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में डाइहाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया कर महत्वपूर्ण उत्पाद बनाती है। वनस्पति तेलों को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर खाद्य वसा, मार्गरीन अथवा वनस्पति घी बनता है। इसको समझने की कोशिश करें। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वनस्पति तेल, ये असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। आप किसी भी बात करें, या आप जानते हैं एक तो तेल क्या होते हैं? ये ट्राई एस्टर्स हैं। ये आप पढ़कर आए हैं कि तेल क्या है? ट्राई एस्टर्स हैं। इनको ग्लिसरॉइड्स भी कहते हैं। ये ग्लिसरॉइड्स के ट्राई एस्टर्स हैं। अब ये ट्राई एस्टर्स में क्या होंगे? ये अनसैचुरेटेड होंगे, इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इन ऑयल्स की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड पर, इस अनसैचुरेशन पर जाकर जुड़ जाता है और ये ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में या वसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसमें ऑयल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके फैट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर निकल उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। ओलिफिन का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको किससे कराएं? एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं। तो एल्कीन की रिएक्शन जब कभी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे तो ये कभी अभिक्रिया कराती है हाइड्रोफॉर्मिलीकरण।
फॉर्मिलीकरण क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मिल ग्रुप जुड़ रहा है। फॉर्मिल ग्रुप कौन सा होता है? CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप भी कहलाता है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एल्कीनों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे? ये एल्डिहाइड बना देते हैं। और चूंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कहते हैं। अब यहाँ एल्डिहाइड तो बन गया, लेकिन साथ में हाइड्रोजन उपस्थित है। हाइड्रोजन का काम क्या? रिडक्शन कर देना। तो ये एल्डिहाइड का रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन की रिएक्शन H2 RCH2CH2CHO यानी कि एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो RCH2CH2CH2OH प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। डाईहाइड्रोजन के अनुप्रयोग। डाईहाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के संश्लेषण में किया जाता है, जो नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में काम आता है। हमने पिछली वाली क्लास में यह रिएक्शन देखी थी कि जब कभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ मिलकर अमोनिया बनाता है, 2 मोल अमोनिया बनता है। और आपको याद हो तो यह भी मैंने कहा था, इसे याद रखना, ये हेबर्स प्रोसेस कहलाता है, हेबर प्रक्रम कहलाता है, जिसमें आयरन कैटलिस्ट के रूप में काम आ रहा है। तो ये जो अमोनिया बनी, इस अमोनिया का भी आगे उपयोग है नाइट्रिक अम्ल बनाने में, नाइट्रोजन के उर्वरकों को बनाने में, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिनमें NH4 या NH2 या NH3 प्रेजेंट रहता है, ऐसे कंपाउंड्स को बनाने में अमोनिया काम आती है। और अमोनिया को बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग है। डाईहाइड्रोजन का उपयोग बहु असंतृप्त वनस्पति तेलों से वनस्पति वसा के उत्पादन में होता है। अभी इससे पहले हमने रिएक्शन देखी थी कि अनसैचुरेटेड ऑयल्स की जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं निकल की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है? फैट बनता है। डाईहाइड्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक रसायन मुख्यतः मिथेनॉल के निर्माण में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएं तो क्या बनता है? मिथेनॉल। इससे पहले हमने रिएक्शन देखी थी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और एल्कीन मिलकर एल्डिहाइड बना रहे थे और एल्डिहाइड के रिडक्शन पर अल्कोहल बन रहा था। तो मिथेनॉल का निर्माण हम हाइड्रोजन की सहायता से कर सकते हैं। डाईहाइड्रोजन का उपयोग धात्विक हाइड्राइड बनाने में भी होता है। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, इसी में भी आगे हाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे कि मेटल्स की रिएक्शन जब कभी हाइड्रोजन से होती है तो हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्राइड की क्या इंपॉर्टेंस है? हाइड्राइड की इंपॉर्टेंस ये है कि यह बहुत अच्छे हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में काम में आते हैं। ये आप गहराई से समझे और सुने। हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता है। अब हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? तो हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो मेटल हाइड्राइड होते हैं, इनमें से कुछ ठंडे जल के साथ, कुछ गर्म जल के साथ, कुछ भाप के साथ, कुछ बर्फ के साथ ऐसे रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, तो इमीडिएटली हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। तो मेटल हाइड्राइड के बनाने में भी हाइड्रोजन गैस की उपयोगिता है। धातु कर्म प्रक्रमों में यानी कि मेटलर्जी में डाईहाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों के धातु में अपचयन करने में काम आता है। मेटलर्जी में आपने कई बार देखा होगा, या तो हम कोक काम में लेते हैं, अपचायक के रूप में कोक काम में लेते हैं, और वह कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा मेटल के ऑक्साइड का जब कभी रिडक्शन करना है तो हम क्या काम में लेते हैं? हाइड्रोजन भी काम में लेते हैं। हाइड्रोजन मेटल के ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट कर देता है और हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मेटलर्जी में भी डाईहाइड्रोजन बहुत अधिक काम आती है। एटॉमिक हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग कटिंग में और वेल्डिंग में काम आता है। वेल्डिंग में और कटिंग में, काटने के लिए किसी मेटल की प्लेट को काटना है तो उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च इनका उपयोग हम करते हैं। परमाणविक हाइड्रोजन पाक परमाणु पुनर्संयोग वेल्डिंग की जाने वाली धातु की सतह पर लगभग 4000 केल्विन तक ताप पैदा कर देता है। यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणुओं का संयोग हो रहा है तो बहुत अधिक टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, और उस टेम्परेचर क्रिएट होने से वो मेटल क्या होती है? मेल्ट हो जाती है, और जहाँ क्रैक है उसमें और मेल्ट हो जाने के बाद वो वापस से आपस में जुड़ जाती है। डाईहाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। यह भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन काम आ रही है। हाइड्रोजन के अलावा और भी कई चीज काम में लेते हैं। इससे पहली क्लास में, जब हमने पहली क्लास में शुरुआत में बात की थी कि यह फ्यूल सेल के रूप में भी काम आ रही है। हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल सेल के रूप में भी हो रहा है। क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन भेजते हैं। पोरस इलेक्ट्रोड होते हैं या छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं, और इन छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोडों से क्या भेजी जाती है? एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन
भेजी जाती है। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर ये विद्युत वहाँ पे प्रवाहित करने पर वाटर में कन्वर्ट होते हैं और हमें कुछ क्या मिलती है, वोल्टेज या कुछ हमें उसमें ईंधन प्राप्त हो जाता है। तो ईंधन सेल के रूप में डाई हाइड्रोजन का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। परंपरागत जीवाश्म ईंधन और विद्युत शक्ति की तुलना में डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करने के भी अनेक लाभ हैं। फॉसिल फ्यूल वैसे ही कम होता चला जा रहा है, इसीलिए डाई हाइड्रोजन आजकल ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में हम काम में ले रहे हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है हाइड्राइड, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे। हमने पहले भी आपसे कहा था कि हाइड्राइड के बारे में हम कैसे बात करेंगे, हाइड्राइड कब है। जब हम पहली क्लास पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जब कभी भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H- में कन्वर्ट होता है तो उसे हाइड्राइड कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन के किसी भी अन्य तत्व के साथ द्विअंगी यौगिक को हम हाइड्राइड कहेंगे, और उसमें हाइड्रोजन किसके रूप में होना चाहिए, H- के रूप में होना चाहिए। H- के रूप में कब होगा, H- रूप में तब होगा जब हाइड्रोजन से जुड़े दूसरे तत्व की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो। वस्तुतः वही सारे हाइड्राइड हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा यदि ये क्या ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो तब H2O बनेगा, तो वो हाइड्राइड नहीं है, वह भी एक प्रकार का हाइड्राइड है। अमोनिया भी एक प्रकार का हाइड्राइड है, हाइड्रोजन हैलाइड भी एक प्रकार का हाइड्राइड है। लेकिन मुख्यतः हाइड्राइड किनको माना गया है, जिनमें की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो दूसरा एलिमेंट है उसकी हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड्स कहते हैं। केवल किसके अलावा, नोबेल गैसेस के अलावा। नोबेल गैस के अलावा ये सभी तत्वों के साथ संयोग कर लेता है। डाई हाइड्रोजन निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्विअंगी यौगिक बनाता है, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। ये हाइड्राइड 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक या लवणीय या लवण समान हाइड्राइड, इनको आयनिक हाइड्राइड या फिर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। दूसरा है कोवलेंट हाइड्राइड या इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहते हैं। और तीसरा है मेटेलिक हाइड्राइड या फिर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। इसके अलावा एक पॉलीमेरिक हाइड्राइड और होता है, उसकी चर्चा हम कर लेंगे थोड़ी सी, हालांकि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ये बाहर है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी होता है। तो ये कुल मिला के यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के हाइड्राइडों में इनको बांटा गया है, आयनिक या फिर लवणीय हाइड्राइड, आयनिक या फिर इनको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। एस ब्लॉक के अधिकांश तत्व उच्च विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं। हमने पहले भी बात की इसकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इसके अलावा बात करें तो हम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इनकी बात करें। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। एस ब्लॉक के एलिमेंट 2 प्रकार के, एक एल्कली मेटल्स और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं ये विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं। ये जितने भी तत्व हैं ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके मेटेलिक हाइड्राइड बनाएंगे, इनको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस अधिक होने के कारण से ये आयनिक प्रकार का इनमें बॉन्ड बनता है, इसलिए इनको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। ये जितने भी आयनिक हाइड्राइड है ये ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, अवाष्पशील है और विद्युत के अचालक होते हैं। हालांकि क्षार धातुओं के जब हम इन्हीं हाइड्राइड को हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, गलित अवस्था में लेते हैं, तब ये विद्युत का चालन कर देते हैं। जब ये क्रिस्टलीय अवस्था में रहते हैं तो ये विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में मोल्टन स्टेट में होने के बाद में ये विद्युत का चालन कर देते हैं। विद्युत अपघटन कराने पर डाई हाइड्रोजन एनोड पर प्राप्त होती है, जो हाइड्राइड आयन के अस्तित्व को बताती है। यहाँ जरा ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे बात को समझो, जैसे मानो HCl है, मैं एक एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूँ। HCl को डिसोसिएट करो तो वो H+ और Cl- में जाएगा। समझ रहे हो बात ध्यान से, H+ और Cl-। H+ पॉजिटिव आयन है, कैटायन तो कहा जाएगा कैथोड पर, और Cl- एनोड पर। तो कैथोड पर जाना यह सिद्ध करता है कि HCl में H पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट है, और Cl का एनोड पर जाना यह प्रदर्शित करता है कि Cl यहाँ पर नेगेटिव के रूप में। लेकिन जब हाइड्राइड का कराते हैं, किसी भी मेटल के हाइड्राइड का कराते हैं, तो यहाँ पर H एनोड पर जा रहा है बजाय कैथोड के। बजाय कैथोड के किस पर जा रहा है, ये एनोड पर। एनोड पर कौन जाते हैं, एनायंस जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में ना होकर H नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट है। यदि H पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट होती
तो यह कैथोड पर जाती और कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती। यहाँ मिल रही है हमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर हाइड्रोजन गैस का मिलना ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर HH नेगेटिव के रूप में प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्राइड आयन यहाँ पर H नेगेटिव है। लवणीय हाइड्राइड जल के साथ विस्फोटकीय रूप में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, जैसे NaH, KH, ये क्या करेंगे, जल के साथ इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो NaOH और H2 बनता है। तो यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन मिलेगी ये किस पर मिलेगी, एनोड पर मिलेगी। मेटल के हाइड्राइड जब जल से रिएक्शन करेंगे, कौन से मेटल, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। एक बात और यहाँ याद रखो, देखो कैल्शियम हाइड्राइड है CaH2, इसको हाइड्रोलिथ कहते हैं। कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, कंपटीशन एग्जाम में हाइड्रोलिथ क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिथ क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड है। कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। यह भी बहुत अच्छे हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में काम में लेते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड से हम बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में काम में लिया जाता है। याद रखें, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। लिथियम हाइड्राइड सामान्य ताप पर ऑक्सीजन तथा क्लोरीन के साथ अक्रियाशील है, परंतु इसका उपयोग अन्य उपयोगी हाइड्राइडों को बनाने में होता है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्राइड्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाती है। लिथियम हाइड्राइड की तुलना में सोडियम हाइड्राइड, उससे ज़्यादा पोटेशियम हाइड्राइड, उससे ज़्यादा रुबिडियम हाइड्राइड क्रियाशील होता है। क्रियाशील क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि उनका परमाणुवीय आकार बढ़ता चला जा रहा है। परमाणुवीय आकार बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग उतनी अधिक नहीं हो पा रही है। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आसानी से अभिक्रिया कर लेंगे। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो हाइड्राइडों की अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है। इसका मतलब लिथियम हाइड्राइड की अभिक्रियाशीलता कम होती है, लेकिन ये अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने में काम में लेते हैं। जब लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन हम Al2Cl6 के साथ कराएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं लिथियम हाइड्राइड की, LiH + B2S6, तो 2LiBH4 बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड किस काम आते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आते हैं। ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा अपचायक है जो एल्कोहलों में कन्वर्ट कर देता है किन किन को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को भी। आप समझो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कर पाता है एल्कोहल्स में, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे अमाइड हो, एनाइड्राइड हो, इन सब का, या एस्टर्स हो, इनका किसमें, एल्कोहल में रिडक्शन कर देता है। इसी प्रकार से लिथियम बोरोहाइड्राइड भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में या अपचायक के रूप में काम आता है। सह संयोजक हाइड्राइड या कोवलेंट हाइड्राइड, पहले हमने क्या पढ़ा, आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड का मतलब क्या, कि जो मेटल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा वो आयनिक प्रकार का बॉन्ड बन रहा होगा। यहाँ किस प्रकार का बन रहा होगा, नाम सुनते ही आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो अन्य एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा। इस कारण से इसको सह संयोजक हाइड्राइड कह रहे हैं। अधिकांश पी ब्लॉक के तत्व संयुक्त होकर आणविक हाइड्राइड बनाते हैं। वहां तो क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन हो रहा था या आणविक हाइड्राइड बन रहे हैं, वो क्या थे, वो अधिकतर विद्युत का चालन कर रहे थे। जो हम कह रहे थे उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस पर हमें वो मेटल प्लस और H नेगेटिव मिल रहा है। ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बनता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड का पुनः वर्गीकरण लुईस संरचना से अपेक्षित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा आबंधों की संख्या पर किया गया है। इनको 3 प्रकार से बांटा गया है लुईस स्ट्रक्चर के आधार पर। एक इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, एक इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड, एक इलेक्ट्रॉन तीसरा है समृद्ध हाइड्राइड। नाम से देखो कितना स्पष्ट समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। इसका मतलब ये है कि ऐसे पी ब्लॉक के तत्व जो हाइड्रोजन से साथ जब अभिक्रिया करें तो करने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उनका अष्टक पूर्ण नहीं हो, वो इलेक्ट्रॉन न्यून रहें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहें, तो उनको कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन उनके पास हो जाएं कि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, जितना आवश्यक है उतना हो जाए, और वो एक इनर्ट गैस जैसा, अक्रिय गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लें।
तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लें और उसके बाद उन पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाएं लोन पेयर के रूप में, तो उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपर्याप्त होती है, उदाहरण जैसे B2H6 डाइबोरेन। मुख्यतः हम बात करें तो डाइबोरेन है, वैसे इसका सही है ये BH3, क्योंकि ये डाइमर के रूप में मिलता है, द्विलक के रूप में मिलता है, इसलिए कह दिया इसको B2H6। समझने की कोशिश करें BH3 को। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल कौन सा? 2, तो 2s2 2p1 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ इसने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तभी तो कोवलेंट हाइड्राइड कह रहे हैं। तो बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। कुल कितने बॉन्ड बन गए? 3। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो BH3 में बोरॉन पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 6। और इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इस कारण से BH3 या उसका जो डाइमर है B2H6 वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। तो फिर क्या करता है ये जो BH3 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ब्रिज बॉन्ड बना लेता है। इसको सेतु बंधन भी कहते हैं, जिसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध। और त्रिकेंद्रीय द्वि इलेक्ट्रॉन बंध बन जाने से फिर ये काफ़ी हद तक अपनी इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरी कर लेता है। इसीलिए BH3 एक मोनोमर के रूप में ना मिलकर B2H6 यानी कि इसको डाइबोरेन कहते हैं, डाइमर के रूप में मिलता है। दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। इसमें जैसा हमने पहले सीखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन आवश्यक संख्या के अनुसार होते हैं, जैसे CH4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। तो 2s2 2p2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या किया? पहले हाइब्रिडाइजेशन किया, संकरण किया। संकरण करने के बाद में फिर 4 हाइड्रोजन के एटम से कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। एक कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से, 4 कोवलेंट बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने यहाँ पर कंप्लीट हैं। इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर रहा है, नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन ये प्राप्त कर रहा है। तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड कहलाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो चतुष्फलकीय है, यानी कि कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तीसरे प्रकार का है इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड। इसमें इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी कि लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे अमोनिया में एक लोन पेयर है। ये एक लोन पेयर कहाँ से आया? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। अब जो 2p3 वाला आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5, 2s2 और 2p3, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 5 में से 3 के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, तो 3 के कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और 5 इलेक्ट्रॉन थे तो नाइट्रोजन पास कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। 3 ने बॉन्ड बनाया, 2 बच गए। वो 2 किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहाँ पर नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। 3 बॉन्ड पेयर के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 उससे हो गए, यानी कुल 8 इलेक्ट्रॉन। इन 8 में सब ने बॉन्ड नहीं बना रखा, लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन में प्रेजेंट है। इसी प्रकार से H2O में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। इसी प्रकार से HX में हाइड्रोजन हैलाइड में हेलोजन एटम पर 3 लोन पेयर या 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं। इसी कारण से इन हाइड्राइडों को हम इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड कहते हैं। तो 2 प्रकार के हाइड्राइड हमने सीख लिए। एक सीखा हमने आयनिक हाइड्राइड, दूसरा सीखा हमने कोवलेंट हाइड्राइड। अब तीसरे प्रकार का सीखे जिसको अंतराकाशीय हाइड्राइड भी कहते हैं, धात्विक हाइड्राइड भी कहते हैं, और अरस समीकरण वित्तीय हाइड्राइड जिसको नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं। मतलब समझें, शब्दों से मतलब समझ में आएगा। अंतराकाशीय हाइड्राइड, इसका मतलब इसके जो लैटिस है, जालक है, उस जालक के बीच में जो वेकेंट स्पेसेस हैं, जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में हाइड्रोजन आ जाती है। अंतराकाश में उसके जो रिक्त स्थान है उसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो जाती है।
बॉन्ड नहीं बना रही, ना तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है ये हाइड्रोजन और ना ही ये कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। केवल उसके इंटर स्पेस में आकर, इंटरस्टिशियल स्पेसेज में, अंतराकाशी स्थानों में आकर हाइड्रोजन उपस्थित हो जाती है। इस कारण से इसको अंतराकाशी हाइड्राइड कहते हैं। अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड या नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड से मतलब क्या, समझो। देखो, जैसे सोडियम का NaH ही बनेगा, जितने सोडियम उतने ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। कैल्शियम हाइड्राइड, जितने कैल्शियम उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे। मैग्नीशियम हाइड्राइड, जितने मैग्नीशियम होंगे उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे। अमोनिया में एक N तो 3 H होंगे, फिक्स है, निश्चित है कि यही उपस्थित होगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ जो हाइड्राइड्स होते हैं वो पूरे पूरे एटम्स के रूप में नहीं होते। जैसे 3 होने चाहिए तो हो सकता है 2.67 हो, यानी कि 1 पर 3 के बजाय हम कहें 100 अगर मेटल के एटम प्रेजेंट हैं तो 267 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2.67। बात समझ रहे हो क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 100 तो है मेटल के जो एटम्स वो प्रेजेंट, और हाइड्रोजन हो गए मानो 267। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये इनका स्टाइकोमेट्रिक रेशियो फिक्स नहीं है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है। और नॉन स्टाइकोमेट्रिक रेशियो क्यों है, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेसेज में जाकर हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही है। आप समझ रहे हो कहने का मतलब। तो इसका मतलब इनका जो कोई स्टाइकोमेट्रिक निश्चित नहीं होती, ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स होते हैं, इसीलिए इनके ये नाम दिए गए हैं। मेटल्स के साथ बनाते हैं तो हमने कह दिया धात्विक हाइड्राइड। कौन बनाते हैं, ये अधिकांशतः डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। आप जानते हैं डी ब्लॉक में एक जिंक, कैडमियम और मरकरी, ZnCdHg, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनको आप जानते हैं क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं वो। इसी प्रकार के जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, हमने सब सीखा है आवर्त सारणी वाले चैप्टर में, आपको याद होगा हमने प्रेडिक्टेबल वाले चैप्टर में ये सब पढ़ा था कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। छठे वर्ग में केवल क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। ये हाइड्राइड ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। यह हाइड्राइड लवणीय हाइड्राइड की तुलना में हाइड्रोजन की न्यूनता के कारण अरस समीकरण मितीय होते हैं। जैसे आप देखें लेंथेनम हाइड्राइड, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2.87, इटरबियम हाइड्राइड YbH 2.55, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.5 से 1.8, जर्कोनियम हाइड्राइड 1.3 से 1.75, इसी प्रकार से वेनेडियम का हाइड्राइड, निकल हाइड्राइड, पैलेडियम हाइड्राइड। तो आप सब में देखें इनमें इनका रेशियो कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कितना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और ये कोई स्टाइकोमेट्रिक रेशियो में भी नहीं है, इसलिए इनको नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं। संक्रमण तत्व में हाइड्रोजन के अधिशोषण और अवशोषण दोनों का गुण पाया जाता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये ऐसी धातुएं हैं जो अपने सरफेस पर, अपने सतह पर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेते हैं, अधिशोषित कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये एक स्टोरेज के रूप में काम आता है। संक्रमण तत्वों में हाइड्रोजन के अवशोषण और अधिशोषण का गुण पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, जैसे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या करते हैं, अपने सरफेस पर, अपनी सतह पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन कर लेते हैं, अधिशोषण कर लेते हैं, और इस अधिशोषण के कारण से ये एक बहुत अच्छे स्टोरेज के रूप में काम आते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी एल्काइन या एल्कीन का रिडक्शन कराते हैं और वो एल्केन में कन्वर्ट होता है, एल्काइन एल्कीन में और एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम हम किसके रूप में काम में लेते हैं, कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। और ये कैटलिस्ट कैसे हैं, सब सरफेस कैटलिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि इनकी सरफेस पर, इनकी सतह पर हाइड्रोजन का अधिशोषण या एडजॉर्प्शन हो जाता है, और एल्कीन या एल्काइन का एडजॉर्प्शन हो जाता है, और ये आपस में अभिक्रिया करके एल्केन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल हैं, ये हाइड्रोजन के बहुत अधिक आयतन को अपने अंदर समायोजित कर लेते हैं, जिसके कारण से इनका भंडारण माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा, हमने इसमें ये सीखा कुछ हाइड्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सीखा। ये कार्बनिक पदार्थों से किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक पदार्थ कैसे इससे बनाए जाते हैं, हमने इसको गहराई से जाना था। फिर हमने हाइड्रोजन के उपयोग के बारे में जाना
कि हाइड्रोजन के विभिन्न उपयोग क्या क्या हैं। ये वेल्डिंग के रूप में काम आता है, हल्की होने के कारण से ये गुब्बारों में इसको भर सकते हैं। इस प्रकार से हमने, और बहुत से ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक हैं जो हाइड्रोजन के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमने हाइड्राइड्स के बारे में जाना कि हाइड्रोजन के अन्य धातुओं या अन्य तत्वों के साथ बने द्विअंगी यौगिकों को हाइड्राइड्स कहते हैं। और ये जो हाइड्राइड्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक हाइड्राइड, और दूसरा होता है सहसंयोजक हाइड्राइड, और तीसरा होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। इनको हमने विस्तार से, गहराई से जाना था। एक और हमने कहा था कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी होते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का मतलब कैसे, जैसे मानो बेरिलियम का हाइड्राइड है, और बेरिलियम का हाइड्राइड लगातार ये जुड़ता चला जाएगा। बेरिलियम, उसमें बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेंगे। ब्रिज बॉन्ड की सहायता से ये लगातार जुड़कर एक बहुलक संरचना बना लेता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का हाइड्राइड भी इसी प्रकार का पॉलीमेरिक हाइड्राइड है। तो ये हाइड्राइड भी बहुत अधिक उपयोगी हैं और एक हाइड्रोजन के भंडारण के रूप में, हाइड्रोजन के स्टोरेज के रूप में, हाइड्रोजन के एक सोर्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था इसी क्लास में, कैल्शियम हाइड्राइड, जिसको हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, वह भी एक हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जल के बारे में। जल क्या है, जल की कठोर और मृदु जल क्या होते हैं, जल में कठोरता किस कारण से होती है, कठोरता कितने प्रकार की होती है, इसको किस प्रकार से दूर करते हैं, भारी जल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।